नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने जो प्रेम दिया, जो व्यूअर्स ने अपने कमेंट्स दिए, उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं और आशा करते हैं इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखेंगे और हम आपको इस फील्ड से संबंधित, सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित, मास्टर प्लान और टाउन प्लानिंग से संबंधित ऐसी सारी वो जानकारियाँ देते रहेंगे जिससे आपका समय और पैसा बच सके और सरकारी दफ्तरों के प्राधिकरणों के चक्कर आपको व्यर्थ में ना लगाने पड़े। आप जब अपने ज्ञान के साथ अपने डॉक्यूमेंट पूरे करके कार्यालय में जाएंगे तो आपके कामों में आसानी से पूर्ण होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप आसानी से अपने कामों को प्रेजेंट कर पाएंगे, परफेक्टली प्रेजेंट कर पाएंगे, तो आपके काम आसानी से हो पाएंगे। चलिए, तो दोस्तों अब हम आज का जो टॉपिक है वो बताने जा रहे हैं। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि व्हाट आर द पॉइंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी ऑब्जर्व्ड बिफोर परचेजिंग एनी लैंड। तो दोस्तों, आज हम ये बात करेंगे कि कोई भी ज़मीन हम अपने प्रोजेक्ट के लिए खरीद रहे हैं, उसके पहले किन बिंदुओं पर और किन डॉक्यूमेंट्स पे हमें ध्यान देना है, ताकि अगर ज़मीन खरीदने के बाद वो बिंदु पता लगते हैं तो फिर हम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं और हमारा पैसा व्यर्थ में बर्बाद होता है, डूब जाता है, या फिर हमें बहुत समय लग जाता है कोर्ट कचहरी से निपटने में और फिर हमारा उस प्रोजेक्ट का मूल उद्देश्य है वो धूमिल हो जाता है, या उस उद्देश्य को पूरा कर पाने में हम यथा समय तैयार नहीं कर पाते। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है लैंड यूज़ का। हमें अपनी ज़मीन का जो उपयोग करना है उस उपयोग के अनुसार ही ज़मीन खरीदनी है। उदाहरण के लिए, अगर आपको आवासीय लेआउट पास कराना है, प्लॉटेड डेवलपमेंट करना है, या ग्रुप हाउसिंग का प्रोजेक्ट करना है, फ्लैट्स बनाने हैं, तो आपको महायोजना में दर्शाए गए आवासीय भू उपयोग जोन के अंतर्गत ही ज़मीन खरीदनी चाहिए। इसी तरह अगर आपको कोई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना है तो आपको महायोजना में दर्शाए गए व्यावसायिक भू उपयोग जोन के अंतर्गत ही ज़मीन लेनी चाहिए। इसी तरह अगर आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है तो महायोजना में इंडस्ट्रियल उपयोग के लिए दर्शाए गए क्षेत्र में भी आपको ज़मीन लेनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जब आप अपनी ज़मीन का उस उपयोग के लिए नक्शा पास कराने जाएंगे, जिस भू उपयोग में महायोजना में वो ज़मीन स्थित है, तो प्राधिकरण आपका नक्शा पास करेगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। नंबर 2, दूसरा पॉइंट है कि उस ज़मीन का हमें बहुत बड़ी लैंड है तो इतना संभव नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो उस ज़मीन का शेप और साइज पे भी ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक कोशिश हो ज़मीन हमारी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में हो, ऐसी जो हमारी रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप में ज़मीन होती, इसमें प्लानिंग करते समय हमारी लैंड का वेस्टेज बहुत कम होता है और हम उसमें अपना जो सेलेबल एरिया है वो ज़्यादा निकाल पाते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है कि आपको उस लैंड का बियरिंग कैपेसिटी भी देखनी चाहिए। बियरिंग कैपेसिटी से मतलब है वो लोड बियरिंग कैपेसिटी हमारे उस लैंड की कितनी है। लोड बियरिंग कैपेसिटी की टेस्टिंग किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, IITs में लैब्स हैं, वहाँ हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप की ज़मीन ब्लैक कॉटन सॉइल है, मतलब अगर पानी गिरने के बाद जब वो सूखती है तो वो चटक जाती है, उसमें दरारें आ जाती हैं, ऐसी ज़मीन में उसकी बियरिंग कैपेसिटी कम होती है। और ऐसी लैंड में आप कोई बड़ा ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट या बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग बनाने में आपको फाउंडेशन में राफ्ट फाउंडेशन का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसमें कि आपका खर्चा बढ़ जाएगा। तो अगर संभव है, नहीं तो जो अवेलेबल लैंड है और आपके उपयोग के, तो आप उस पर कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये हो सकता है तो आप उसकी बियरिंग कैपेसिटी कहीं लैब से चेक करा लें और उसके अनुसार आप निर्णय ले लें। फिर आपको जो लैंड आप लेने जा रहे हैं उसके रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट आपको चेक करने चाहिए। रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट चेक करने का मतलब ये है कि जो विक्रेता, जो आदमी आपको ज़मीन बेच रहा है, फाइनली वो ज़मीन उसी के नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है या नहीं है, और जो आदमी आपको बेच रहा है वही अपना उस ज़मीन का अंतिम रूप से ऑनर है उस
उस ऑनर से ज़मीन खरीदने से पहले आप उसका आईडी प्रूफ भी चेक कर सकते हैं, ताकि ये पता लगे कि कोई फेक आदमी ऑनर का नाम लेके हमारे साथ कुछ फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। दूसरा, फिर आपको उस लैंड का चेन ऑफ ऑनरशिप भी चेक करनी चाहिए कि जो आपका मूल विक्रेता है उसने ज़मीन किससे खरीदी है, और सेकंड जो ऑनर है उसने अपने पिछले वाले थर्ड ऑनर से खरीदी है या नहीं खरीदी है। इसी तरह आप पिछले 3 से 4 चेन को चेक कर सकते हैं। ये चेक आप रेवेन्यू ऑफिस में संबंधित तहसील में जाके चेक कर सकते हैं। और जब आप उसकी रजिस्ट्री देखेंगे तो उस रजिस्ट्री में भी चेन ऑफ ऑनरशिप लिखा रहता है कि किसने किसको उस ज़मीन को उससे पहले किसके पास थी, उससे पहले किसके पास थी और उससे पहले किसके पास थी। इससे वो ज़मीन वेरीफाई हो जाती है। फिर उस ज़मीन के ऊपर अगला पॉइंट ये है कि उस ज़मीन के ऊपर कोई लोन तो नहीं है, कोई उसका राजस्व, कोई टैक्सेस ऐसे बकाया तो नहीं है जो उसको तहसील में जमा करने थे और नहीं करे हैं। तो या वो कहीं ज़मीन किसी लोन के अगेंस्ट किसी बैंक में मॉर्गेज तो नहीं रखी हुई है। इसको चेक करने के लिए तहसील में इसका प्रोविज़न है, वहाँ पे नो इनकम्बेंसेस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है हर लैंड का। जब आप अप्लाई करेंगे तो आप उससे कह सकते हैं जो विक्रेता कि भाई इस ज़मीन का, या आप स्वयं परसू कर सकते हैं तो तहसील में जाके कर सकते हैं। एक परफॉर्मा होता है तहसील से मिलता है, उसको भर के आप अप्लाई कर सकते हैं। और उस ज़मीन का NEC नो इनकम्बेंसेस सर्टिफिकेट आपको लेना चाहिए खरीदने से पहले, क्योंकि उससे यह प्रमाणित होता है कि ज़मीन हमारी हर तरह के अधिभार से मुक्त है। मतलब इस ज़मीन के ऊपर कोई लोन नहीं है, ये कहीं मार्गेज नहीं है, या किसी पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई इस पे टैक्सेस बकाया नहीं है। और अंतिम रूप से रेवेन्यू जो टैक्सेस हैं विक्रेता ने अगर तहसील में जमा किए हैं तो उसके पास उस टैक्सेस जमा करने की रसीद होगी, वो आप देख सकते हैं। ये सामान्य पॉइंट से। और अगर आप इसमें और सुरक्षा चाहते हैं तो 2 पॉइंट्स और हैं जिन पे आप ध्यान रख सकते हैं। नंबर 1, अगर आपको लगता है कि हमें ज़मीन के बारे में और जानकारी करनी है तो आप उस ज़मीन के विक्रेता का नाम और उसके खसरा नंबर, एरिया खोलते हुए पेपर में विज्ञापन भी दे सकते हैं कि भाई ये विक्रेता हैं और इनके खसरा नंबर ये, ग्राम ये, रकबा इतना, खसरा नंबर ये, ग्राम ये रहता है। ऐसे करके पूरे खसरों की चेन और टोटल एरिया, टोटल खसरे की संख्या पेपर में विज्ञापन दे दी कि भाई ये विक्रेता हैं, बेचना चाह रहे हैं और मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। अगर इसका कोई और किसी को कोई आपत्ति ना हो तो मैं 30 दिन के बाद, या उस पेपर में जो समय देगा इतने दिन के बाद मैं इस ज़मीन को खरीद लूँगा। अगर किसी को आपत्ति करनी है तो इतने दिन में आपत्ति कर ले। इससे क्या होगा कि हो सकता है कोई किसी को आपत्ति हो और इस बीच अपना वो उज्र दाखिल करे, अपना ऑब्जेक्शन दाखिल करे, तो आपको पता लग जाए कि भाई इस ज़मीन में लफड़ा है, ये आदमी हमसे छुपा के बेचना चाह रहा था, अब तो आपत्ति आ गई। फिर तहसील से आपत्ति अगर निवारित हो जाती है, निवारण हो जाता है उसका, तब कोई बात नहीं, आप खरीद सकते हैं। और अगर नहीं होता है, कोई ऐसा क्लू है, तो फिर आप उसको दोबारा विचार कर सकते हैं कि भाई हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि उसमें ऐसे होता है जैसे एक पिता के 4 पुत्र हैं, कोई खसरा, कोई लैंड का पीस 4 पुत्रों के नाम से है और उसमें से 3 पुत्र उसको बेचना चाह रहे हैं, एक पुत्र कह रहा है भैया मुझे तो नहीं बेचनी है। ऐसी परिस्थिति में फिर और उस ज़मीन का बंटवारा नहीं हुआ कि भाई 3 की कौन सी है टुकड़ा और 1 का कौन सा टुकड़ा है, तो ज़मीन में डिस्प्यूट पैदा हो सकता है। तो इस डिस्प्यूट को पहले ही दूर कर लेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद भी एक और आप सहूलियत बरत सकते हैं कि जो रेवेन्यू से संबंधित एडवोकेट्स हैं, वकील हैं, उनकी सहायता ले सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि भाई प्रॉपर्टी जो टाइटल है, टाइटल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ये लोग जारी कर देते हैं अपनी तरफ से, सारा तहसील से NEC वगैरह पता करके कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। तो आप किसी वकील को हायर कर सकते हैं जो प्रोफेशनल राजस्व के केस देखते हैं कि भाई हमारा इसका टाइटल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आप जारी कर दो, सारा पता करके। तो अगर कोई केस भी होगा तो आप मजबूत रहेंगे कि भाई हमने तो टाइटल वेरिफिकेशन भी इसका करा लिया था और पेपर में विज्ञापन भी दे दिया था, NEC भी ले ली थी, सारे डॉक्यूमेंट्स हमने चेक कर लिए थे। जो साधन उपलब्ध हैं चेक करने के
वो हमने पूरे कर लेते तो आपका पक्ष मजबूत रहेगा। हालांकि यहाँ एक बात बताना आपको ज़रूरी है कि तहसील में जो एनओसी जारी होता है उसका भी एक सीमा है। तहसील के रिकॉर्ड में, राजस्व रिकॉर्ड में जब आप एनईसी के लिए अप्लाई करेंगे, उस डेट में जो उसके पास आंकड़े उपलब्ध होंगे, अभिलेख उपलब्ध होंगे, उसी अभिलेख के आधार पर वो रिपोर्ट देगा। अगर कोई डिस्प्यूट ऐसा है कि तहसील के पास अभी तक या सरकार के किसी भी कार्यालय के पास अभी तक आया नहीं है, तो फिर उस केस में तहसील भी उसके बारे में बता नहीं सकती है। लेकिन फिर भी अगर आपने पेपर में विज्ञापन दिया है और किसी एडवोकेट से आपने टाइटल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ले लिया है, तो आपका पक्ष मजबूत रहेगा, आप उस ज़मीन पर एक बार विचार कर सकते। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। दोस्तों, पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसमें आप महायोजना से संबंधित सूक्ष्म जानकारी पहले वीडियो में दी थी वो जान सकते हैं और मेरे पर्चे के बारे में थोड़ा जान सकते हैं। धन्यवाद।